देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजा दिया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों के अंदर चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों में से एक साथ 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के रिजल्ट आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना के अंदर आपको बता दें कि केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। अब देखना है कि 3 दिसंबर को जब चुनावों के नतीजे आएंगे तो जनता सत्ता की चाबी किसके हाथों में सौंपती है। लेकिन चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल ने जाति जनगणना को सियासी हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। तो वहीं बीजेपी ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी। इसमें तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके बुधनी सीट से टिकट मिल गया है। रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। मिजोरम, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. In Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November. In Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November by 5th of December. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के पहले इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे हैं। अब इस जंग में सभी दल जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। तो एक तरफ मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूं कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है, और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले
4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं और मुझे यकीन है कि खास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और इस भ्रष्ट और निगम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा पाई, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, जबकि इनमें से कोई बनना है नहीं। दिल्ली में बैठे हुए जो लोग 5 साल तक राजस्थान को कभी संभालने नहीं गए, वो आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है, भाई आप बताओ तो सही, आप अब कैसे आए, आपके दीदार अब कैसे हुए, आपने किया क्या राजस्थान के लिए, वो आप लेके आइए। और हम लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जा रहे हैं कि इतने विकास के काम हमने किए जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आखिरी का बजट मैं कहता हूं कि 20% से ज्यादा कभी स्वीकृतियां नहीं निकलती, हमने 80% से ज्यादा धरातल पे उतार दिया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है, उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी, इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। जिस वक्त चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा था, उस वक्त दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में CWC यानी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस 5 राज्यों में चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही थी और अब मंथन खत्म हुआ तो कांग्रेस के हाथ जाति का हथियार था। खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। सोमवार को चुनावी राज्य राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 41 उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ऐसा ही प्रयोग बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी किया था। बीजेपी की लिस्ट में राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमार, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, ये वो 7 सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनावों में उतारा है। वहीं सोमवार को ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से ही टिकट दिया है। 57 नामों वाली इस सूची में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया और PWD मंत्री गोपाल भार्गव को रहली सीट से कैंडिडेट बनाया है। खास बात यह है कि इस सूची में 24 मंत्रियों समेत सभी सीटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। अब तक चारों सूचियों में बीजेपी 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने सोमवार को ही छत्तीसगढ़ में अपनी दूसरी सूची में 64 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें 10 महिला उम्मीदवारों पर भी बीजेपी ने दांव लगाया है। इस तरह बीजेपी ने अब तक कुल 15 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की तरह यहां 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव की टिकट दी गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को जब सभी 5 राज्यों के नतीजे आएंगे तो किसकी हसरतों को पंख लगेंगे और किन के अरमानों पर पानी फिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जाहिर तौर पे आज लोकतंत्र में यही बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये चुनाव काफी अहमियत रखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय कर देंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं या फिर जनता का रुझान आखिर किस तरफ है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर शिल्पा दीक्षित जी हमारे साथ हैं, शिल्पा दीक्षित शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपका बहुत स्वागत है। और प्रिया गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो कि नेता हैं BRS की, आपका प्रिया जी बहुत स्वागत है। और विष्णु प्रिया जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, विष्णु प्रिया सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है इन 5 राज्यों में से। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों जनता आपको फिर से मौका दे मध्य प्रदेश में? क्यों आपको ऐसा लगता है न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों में आपकी सरकार बनने वाली है? देखिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनार्दन से कोई भी बात छुपती नहीं है। जनता ने बहुत अच्छे से ये देख लिया है कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर पेपर लीक, जैसे राजस्थान के आपने पहले सुना होगा तो कुछ एक पर्यायवाची माने जाते थे, शौर्यता, वीरता, बलिदान, साहस, मगर अगर हम आज के राजस्थान की अगर हम बात करें तो पेपर लीक, बलात्कार, बेरोजगारी, अत्याचार, दलित अत्याचार, अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन, ये सारे पर्याय बन चुके हैं राजस्थान के। तो इसलिए जनता ने ये ठान लिया है, मान लिया है कि कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति उनके विकास के लिए, सौहार्द के लिए, सुशासन के लिए परम आवश्यक है। इसलिए जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को जो है वो वापस से राज्य में नहीं लाना है, कमल को खिलाना है, सब साथ आएंगे, परिवर्तन लाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। ठीक है। अब शिल्पा जी ये तो कह रहे, देखिए कमल का फूल खिलेगा 5 राज्यों में, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि राजस्थान में तो रिवाज बदल देंगे, छत्तीसगढ़ में तो हम एक बार फिर से सरकार बना लेंगे, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी, और जो 2 राज्य और है तेलंगाना और मिजोरम, वहां पे भी हम सत्ता पर काबिज होंगे? कह रहे जो हमने काम किया है उसकी बदौलत हम आएंगे। आप कहां पर हैं फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं से आने वाले विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लोकतंत्र का एक पर्व है, और लोकतंत्र के पर्व में जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि होती है। हमारे चीखने चिल्लाने से अंत समय में कि हमने ये किया, हमने वो किया, और जनता को बरगलाने से और मूल मुद्दों से हटने से जनता किसी के बहकावे में नहीं आती। बेरोजगारी की हालत क्या रही ये आपने ज्यादा देखी, महिलाओं पर अत्याचार की हालत क्या रही भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये आपने देखा। अलग अलग जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, मतलब यहाँ पर ना कहना भी दूभर हो गया। और युवाओं की तो आप हालत ही क्या बोली, और इस बार तो 60 लाख युवा वोटर चुनाव में उतरेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अभी मेरी साथी महिला सुरक्षा की बात कर रही थी और राजस्थान प्रदेश का नाम गिना रही थी, तो महिला सुरक्षा तो भारतीय जनता पार्टी ने नए जो है कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। फिर चाहे वो मिजोरम में हो, फिर चाहे वो दिल्ली में ही क्यों ना हो, तो उन कीर्तिमानों को तोड़ पाना तो निश्चित रूप से किसी के लिए मतलब किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जनता जाग चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, और हम उस बदलाव का स्वागत करेंगे। जनता का जो भी मैंडेट होगा वो हमें शिरोधार्य होगा। मुद्दे की आपने बात की मुद्दा, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है ना यहाँ पे शिल्पा जी कि मुद्दे की क्या वाकई कमी है क्या कांग्रेस की? बात अब तो बात सिर्फ जातिगत जनगणना की हो रही है, उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही चुनाव दिखाई दे रहा है। सत्य को सीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जमीनी स्तर पर और धरातल पर क्या काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो महिला सुरक्षा में हो, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने के मामले में हो, चाहे वो स्वावलंबन में हो, चाहे वो संस्थाओं के किस तरीके से उनको हथिया लिया गया है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई है, किस तरीके से लगातार भारत का सूचकांक पूरे विश्व में हर क्षेत्र में गिरता जा रहा है,
जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार देखिए तो कह रहे बंटाधार कर दिया आपने, आप कह रहे इतना काम कर दिया हमने। अपूर्वा जी हम देखिए, हम ये कहते हैं कि हम जनगणना की मांग इसलिए कर रहे हैं, देखिए समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। जनगणना इसलिए कि हमें मालूम तो पड़े कि आप जो हम काम कर रहे हैं। नहीं, मालूम तो आपको 2011 में भी पड़ा था ना, उसकी तो रिपोर्ट ही नहीं आई। मैं आती हूँ उस पर मैं आती हूँ। पहले मैं शिल्पा जी अपूर्वा जी से पूछ लेती हूँ। अपूर्वा जी कुछ कहना चाह रही थी जल्दी से। मैं ये कहना चाह रही थी कि कांग्रेस के मुंह से जो है वो प्रजातंत्र की सुरक्षा के ऊपर खतरा बताती है। शर्म नहीं आती, मतलब चिल्लू पर, मतलब मेरे को लगता है रस्सी पर भी शर्म नहीं आती। अगर सारी शर्म तो आप ही लोगों ने ओढ़ रखी है और भारत माता का ठीकरा आपने ले रखा है, हमको शर्म नहीं आती। साल देखा है, क्या हम भूल गए कि जब सिविल राइट्स जब्त हो गए थे? क्या हम भूल गए जब? मैडम सिविल राइट्स को छोड़िए, आप मिजोरम में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था तब आप कहाँ थी? मिजोरम में महिलाओं को नंगा जा रहा था, आपके मुख्यमंत्री कहते थे कि ये तो आम बात है, तब आप कहाँ थी? उन्नाव में जो बलात्कार हुआ, लड़की को जला दिया गया, तब आप कहाँ थी? कानपुर में बलात्कार हुआ, तब आप कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में कचरा में जो हुआ, तब आप कहाँ थी? आप किस मुल्क से बात करती है मैडम? आप रोजगार दो रही है युवकों को, आपका बच्चा है इतना बड़ा जिसको रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला? तो आप बात करते हैं मैडम, शिल्पा जी एक सेकंड रुक जाइए। आदमी दाल रोटी नहीं खा पा रहा है मैडम, आम आदमी दाल रोटी नहीं खा पा रहा है। आप ये सिविल राइट्स और इनकी बातों को छोड़िए, सिविल राइट्स करने की बातों को छोड़िए आप मैडम, आप धरातल पर बात कीजिए। आप लोगों को RSS और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शिल्पा जी सुनते हैं ना? शिल्पा जी अभी आपको देखिए बहुत अच्छे से सुना ना, आप सुनते हैं। अपूर्वा जी कह लेती है पूरी बात, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। ठीक है, अपूर्वा जी भी कह रही है, सुन लेते हैं। एक महिला बाल विकास मंत्री जब मणिपुर मुद्दे पर संसद में चीख सकती है, तो आप यहाँ स्टूडियो में रहकर चीख नहीं, स्टूडियो में नहीं है वो, हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, आपकी तरह ही हमारे साथ वो ऑनलाइन जुड़ी हुई है। एक एक करके बात को रखेंगे। भाई जब उनकी मंत्री सीख सकती है तो वो भी सीख सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट पर पिलाई जाती है बातें कि झूठ बोलने की फैक्ट्री और खुद को मनोरंजन करने की फैक्ट्री में मेरा एक्सपर्ट है। ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो तय कर देगी ना जनता। थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। आपसे कोई जीत नहीं सकता, आप लोग झूठ की फैक्ट्री है, आपसे कोई जीत नहीं सकता। आप चिल्लाइए और झूठ बोलिए, यही आपको सिखाया गया है, यही आपकी परिपाटी है और आप उससे दूर कैसे जाएंगे? अरे आपकी परिपाटी क्या है ये बताइए? आपकी परिपाटी है कि आप हमारी परिपाटी छोड़ दीजिए मैडम, 150 साल पुरानी पार्टी है, हमारी परिपाटी पर मत जाइएगा। चलिए ठीक है, प्रिया जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके रखेंगे ना बात। प्रिया जी, 150 साल पुरानी पार्टी है। प्रिया जी देखिए, इन लोगों को तो लगता है 5 राज्यों में इनकी सरकारें बन रही हैं, दोनों को ऐसा लगता है, एक को लगता है कि कमल खिल रहा है, तो दूसरे को लगता है कि लोग हाथ के साथ जाएंगे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि तेलंगाना में एक बार फिर से आप आ रहे हैं? हमको ये इसलिए लग रहा है तेलंगाना में वापस हम तीसरी बार अपनी BRS सरकार बनाने जा रहे हैं, चंद्रशेखर राव जी वापस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता को दिल में आज CM साहब हमारे जो KCR जी हैं उतर चुके हैं। उन्होंने हर जरूरतमंद की हर उस बात को, छोटी से छोटी बारीकी को ध्यान में रखते हुए स्कीमों को लागू किया है। एक बच्चे के जन्म से लेकर के एक वृद्ध महिला की मृत्यु तक हर उस सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा है जो एक वास्तव में एक राज्य के मुख्यमंत्री को, एक राज्य के प्रतिनिधि को होना चाहिए और लागू करना चाहिए। और वो सारी स्कीमें आज तेलंगाना में रखी जा रही हैं। तेलंगाना राज्य एक आज ऐसा राज्य बन चुका है जिसकी मिसालें हमारे भरे संसद में दी जाती है। और हम मानते क्यों हम ये आपको दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं कि आज तेलंगाना राज्य पूरे भारत वर्ष में नंबर 1 पर, स्टेट में नंबर 1 पर आ चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्कीमें हैं, महिलाओं का आदर सम्मान, यूं तो देखिए आने वाले चुनावों में लोग अपनी अपनी दावेदारी दिखाएंगे, उनका दावेदारी दिखाना राजनीतिक मंच है, राजनीतिक के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन हम दावे से कहने जा रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री CM KCR जी और BRS पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने इस राज्य में जा रही है, इसमें कोई भी दौरा नहीं है। ठीक है, विष्णुप्रिया जी क्या मुद्दे रहेंगे इन विधानसभा चुनावों में, और क्या लगता है कि वाकई एक लकीर खींच देंगी इन विधानसभा चुनावों के बाद, एक ऐसी लकीर खींचेगी जो कि कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देगी लोकसभा चुनाव की तस्वीरें? बिल्कुल, ये तो
एकदम सही बात है कि बिल्कुल वो तस्वीरें एकदम क्लियर कर देगी। और देखिए इसमें 3 बातें हैं। पहले तो चुनाव आयोग ने जो आज घोषणा करी वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने देखिए इतनी बड़ी बात बोली कि जितने भी जिन लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होंगे उनके लिए एक विशेषकर पूरा प्रोसीजर होगा, तो उसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए अगर वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाती हैं। तो अब आते हैं हम लोग कांग्रेस पे। तो देखिए अगर इन 5 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रहा है, अगर वो अपना जीत का परचम लहरा देता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। और रही बात अगर हम बीजेपी की करें तो यहाँ देखिए मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। अगर वो ये नहीं कर पाए तो लोगों का जो मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन हो रहा है उस पे से थोड़ा सा मुझे लगता है भरोसा उठ जाएगा अगर वो अपने कहे अनुसार ये इलेक्शन में जीत नहीं पाए तो। और मुझे लगता है हम लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये विधानसभा इलेक्शन है जो अभी होने जा रहे हैं, इसका गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। सारी पार्टियां अपने हिसाब से लड़ेंगी। तो लेकिन इसका सीधा सीधा असर, जैसे कि वो कहा जा रहा है ना कि ये सेमीफाइनल है, तो ये बिल्कुल सही चीज है बिकॉज इसका सीधा सीधा असर लोकसभा के चुनाव पे भी पड़ेगा। हालांकि बीजेपी खुद भी ये फिर निश्चित कर पाएगी कि उसे मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ना है या फिर अकेले लड़ना है। मोदी जी के चेहरे पे लड़ना है या अकेले लड़ना है या फिर लोकल नेताओं के चेहरे पर लड़ना है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पे मैं आके चर्चा को अपूर्वा जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए ये बहुत अहम सवाल है और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि देखिए कर्नाटक में भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे रखा था, लेकिन वहां पे क्या नतीजा हुआ सभी के सामने है। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये बार बार सवाल उठता है कि देखिए लोकल नेताओं को उतनी तरजीह नहीं दी जाती। हाल ही में चुनावी दौरे पर पहुंचे थे राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वसुंधरा राज्य को ज्यादा तरजीह नहीं मिली। अगर मध्य प्रदेश जाते हैं तो शिवराज सिंह को साइड करते। तो इस सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लोकल नेताओं की कोई अहमियत नहीं है, क्या उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, और क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आगे रखकर चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि काम अगर विधानसभा चुनाव है तो जाहिर तौर पर सीएम आगे होना चाहिए। देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कर्नाटक के अंदर वोट शेयर या वोट बैंक आप जो कहें, हमारा वोट शेयर जो है वो पहले की बनस्पत बढ़ा था। आप मीडिया हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं विवरण और विश्लेषण। आप संतुष्ट हैं? नहीं, बट सुनिए, वहां पे क्या हुआ, रीजनल पार्टीज के जो गठबंधन हुई और समीकरण चेंज हुई, उसकी वजह से जो है नतीजे वो आपको दिख रहे हैं। वरना आप ही जानती हैं कि कर्नाटक, चलिए ठीक है ना, आप किसी पे भी फोड़ सकती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आपने तो धर्म का मुद्दा भी वहाँ उठाया। आपने कहा था हनुमान जी हमारी नैया पार लगा देंगे, क्या हुआ? नहीं हो पाया कुछ भी। दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखा, आपने कहा लोकल नेताओं ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता परिवार है। परिवार के जब भी कोई वृद्धजन, सीनियर मोस्ट मेंबर या जिसको कहते हैं कि आदरणीय या माननीय सदस्य परिवार के अंदर पधारते हैं तो उनको मुख्य मंच देना प्रथा में आता है, पारिवारिक प्रथाओं में आता है, और हमारी पार्टी से ज्यादा परिवार है। तो जो मोदी जी यहाँ आते हैं, माननीय तीसरी बात सुन लीजिए, पहले मेरा चांस एक बार सुन लीजिए। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक ये बात आ रही है कि वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली उसके अंदर वसुंधरा जी जो है वो चारों परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ में मौजूद थी। इवन जब भी हमारे यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आते हैं या हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब आते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पधारते हैं, वसुंधरा मैम हमेशा उनके साथ मौजूद रहती हैं, उनको मंच पर स्थान मिलता है और वो नेक्स्ट टू जो भी हमारे माननीय सम्मानीय जन आते हैं उनके पास में बैठते हैं। हम तो ये कह रहे पास में तो बैठते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये एक तरीके की इंसल्ट नहीं तो और क्या। इतनी बड़ी पदवी पर या फिर पूर्व मुख्यमंत्री उनको इतनी तरजीह नहीं मिल रही तो वाकई सवाल खड़े होते हैं। खैर मैं आती हूँ, एक एक करके तमाम राज्यों पर बात करेंगे हम। ये इंसल्ट नहीं है, सुनिए, आपके घर में आपके पिताजी हो सकता है घर पूरा चलाते हो, मगर जब आपकी दादी जी या दादाजी आते होंगे तो उनको जो है मेरे घर की बात छोड़ दीजिए ना, पार्टी की बात करिए ना। तो ये पार्टी की बात मैं आपको कह रही हूँ, पार्टी हमारी परिवार है। और इसके अंदर अब दूसरी बात मुझे आप ये बताइए कि जब इनके राहुल गांधी जी आते हैं कांग्रेस के, तो क्या ये उनको मंच पे स्थान नहीं देते हैं या उनको किनारे पे जाकर बैठाते हैं? आपके यहाँ पे अगर एडिटर इन चीफ आएंगे तो आप उनको बीच में स्थान देंगे? नेहा जी आप जाके बीच में बैठ जाइए। प्रोटोकॉल हर पार्टी का और हर क्षेत्र का डिसाइडेड होता है। विष्णुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही है, बिल्कुल जल्दी से।
क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मोदी जी से सीनियर कोई भी नहीं है आपके पार्टी में? वही है बस सबसे सीनियर? देखिए, पद क्या होता है आप भी जानती हैं। आज प्रधानमंत्री जी जो है, आपने सीनियोरिटी की बात करी, आपने बोला घर में बड़े होते हैं आपके दादाजी और नाना, आपने ये बात बोली। मैं आपने फैमिली लाई इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे नहीं, आपने परिवार क्यों बोल दिया? फिर पदवी, परिवार में पदवी तो नहीं होती। तो आप बताइए कौन सीनियर मोस्ट है, मुझे बताइए। क्या वसुंधरा राजे जी को आप मोदी जी से ज्यादा सीनियर मोस्ट मानती क्या? अगर आप एक बात बताइए। नहीं, मैंने तो आपसे प्रश्न किया। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से मोदी जी से सीनियर कोई है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में? उस मंच पर मौजूद नहीं था। मंच की फोटो देखिए, बात को घुमाया जा रहा है। बात नहीं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप मंच की फोटो देखिए ना विष्णुप्रिया। मैं मंच के, मेरा बहुत साधारण सा सवाल था मैम आपसे। आप गलत समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा भी बिल्कुल सार्थक जवाब है आपकी। नहीं, ठीक है। शिल्पा जी, सवाल इस बात पर राहुल गांधी जी आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, ये बता दीजिए फिर विष्णुप्रिया जी एक बार। मैं आपसे किसी के भी बैठने पे बात ही नहीं करी। देखिए, यहाँ पे बात चेहरे की हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है चेहरे की। आपको पता है, आपको पता है बीजेपी की सरकार को आजकल लोग एकात्मिकता की सरकार बोल रहे हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ मोदी जी का ही नाम आ रहा है। अमेरिका में भी अगर चुनाव होता है, आप कहाँ की बात, आपसे चेहरे की बात की जा रही है। चुनाव होता है, बीजेपी सिर्फ मोदी जी के चेहरे के पीछे क्यों लड़ रही है? मेरा तो बस इतना सा क्वेश्चन था। इतनी परेशानी क्यों है? अरे कैसी बात, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम भी उतनी ही इज्जत करते हैं मोदी जी की जितनी आप करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सिर्फ नहीं। अमेरिका के चुनाव, आप अमेरिका कहाँ जा रही है? आप अभी यहाँ की बात करिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया होगा, और यहाँ पर अगर हमारे रीजनल पार्टीज के उसमें या रीजनल चुनावों के अंदर मैम, मैं उनकी उपलब्धियों पे, मैं उनके कार्यों पे कोई प्रश्न नहीं उठा रही हूँ। आप भी जानती हैं कि कभी भी कुछ होता है तो कहते हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। तो सब कुछ अगर मोदी जी ही कर रहे हैं और आप कह रही हैं दूसरी तरफ कि हम एक परिवार की तरह हैं, तो सिर्फ मोदी जी ने ही क्यों किया? ये तो नहीं कहा कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया। आप देख लीजिए, कितने भी स्टेटमेंट उठा लीजिए। आदर है विष्णुप्रिया जी, आदर तो ठीक है। अगर कर्नाटक हार गए तो ये क्यों हार गए? आदर है। हिमाचल प्रदेश हार गए तो ये क्यों हार गए? राजस्थान हार गए तो ये क्यों हार गए? उसका भी तो जवाब देना होगा ना। उसमें तो फिर अलग जवाब दिया जाता है। नेहा जी, जरा वोट बैंक पर ध्यान दीजिए, बड़ा है वोट शेयर हमारा वहाँ पे बड़ा है। चलिए ठीक है, इतने में आप संतुष्ट हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है प्रोफेसर। संतुष्ट तो देखिए, मैं आपको एक और बात कह दूं, राजस्थान के अंदर जो चुनाव है, मुझे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। 23 नवंबर देवउठनी 11 है। यहाँ पे जो 5.25 साल से राक्षसी असुर और ताकतें जन्मी हुई थी और जिन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा था, वो देवउठनी 11 पे जनता जनार्दन रूप में जागेगी और एक बहुत जल्दी कमल खिलाएगी, और कमल के ऊपर ही जो है वो लक्ष्मी और सरस्वती विराजती है। राजस्थान का सौभाग्य और सुशासन उसके साथ ही चलकर आएगा। आप सब इस बात पे विश्वास रखिए। चलिए, अच्छी बात है, इंतजार करते हैं। शिल्पा जी, अब देखिए, एक चीज तो ये भी है, खासतौर पे अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, फिर एक एक स्टेट की हम बात करेंगे, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से खेमेबाजी आपकी पार्टी में देखने के लिए मिलती है, सचिन पायलट अलग चलते हैं, अशोक गहलोत अलग चलते हैं, ये जो खेमेबाजी है, क्या लगता है कि जनता फिर से मौका देगी? 5 साल तो सियासी ड्रामा ही देखा है आपकी पार्टी में जनता ने। मैम नेहा जी, 5 साल सियासी ड्रामा, सियासत में तो सियासी ड्रामा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सियासत में सियासी ड्रामा करिए, लेकिन जनता की भलाई भी तो करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है कि आदरणीय सचिन पायलट जी या आदरणीय गहलोत जी उन्हें अपना बेटा समान मानते हैं, और कभी कभी अगर पुत्र से कोई त्रुटि भी हो जाए तो पिता जैसे क्षमा करता है, वैसे बड़े होने के नाते उन्होंने वो किया भी है। जहाँ तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात है, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक कि वो एक दूरदृष्टा है, एक बहुत ही ही इज अ वेरी एनिग्मेटिक एंड शार्प माइंडेड पॉलिटिशियन who sees to the future. Whatever policies have come of Congress party in Rajasthan, if you go through the manifesto, those things आप देखेंगे कि the policies or the manifesto which has been delivered by the Congress party, that is not only कि जनता की भलाई करना है, but that is a very far-reaching political manifesto. सिमिलरली जब दोबारा हमारी सरकार राजस्थान में आई थी भारतीय जनता पार्टी को हराकर, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आदरणीय गहलोत जी का था, क्योंकि जो पॉलिसीज हम लोग लाए थे। लेकिन अरमान तो कहीं और पल रहे थे, कह रहे थे कि हम तो जी प्रदेश अध्यक्ष है, मेहनत हमारी थी, लेकिन फल किसी और को मिल गया।
नहीं, तो देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आरएसएस का एक फंडा है कि महिला, मैं आपसे बात नहीं कर रही, गोलवलकर जी की किताब है, उसमें लिखा है कि आरएसएस की बात छोड़िए, माना जाना चाहिए और महिलाओं की जगह सिर्फ चौके में होती है और उनकी जगह केवल उपभोग करने के लिए होती है। महिलाओं को मंच नहीं देना, महिलाओं को आगे नहीं लाना, ये आरएसएस की परिपाटी है। तो जो अभी आप वसुंधरा जी की बात कर रहे थे, तो वसुंधरा जी का कद वहाँ पर मोदी जी के बराबर हो गया था, लगभग उससे आगे हो गया था। इस वजह से उनको दर्शनार्थ किया गया और उन्होंने पूरे देश में देखा। तो अब यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं बोले, एक महिला होने के नाते मेरे मन में सवाल का जवाब नहीं दिया ना आपने, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप बात कर रहे हैं, गहलोत साहब की आप बात कर रहे हैं और आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। बीजेपी मैडम लेकिन को द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू पीपल, डरिए मत, बौखलाइए मत, आपके नेता समय समय पर इसका परिचय देते रहते हैं, सबसे सुनने का साहस मत किया है, डरिए मत। लोकतंत्र का पर्व है, जनता आपको औंधे में गिराएगी और आप इसको देखेंगे मैडम, जनता औंधे में गिराएगी और आप इसको देखेंगे। हम अपने काम के काम आपने कितना किया है जनता ने देखा ना, देखा है जनता ने। शिल्पा जी, जनता ने देखा है कि 5 साल क्या हुआ है, मानेसर तक बात पहुंच गई विधायकों के साथ, जनता ने देखा है। 10 जनपद तक बात पहुंच गई, जनता ने देखा है। धरने पर लोग बैठ जाते, जनता ने देखा है। शिल्पा जी, उस चीज से मना नहीं किया जा सकता। सवाल जिसका मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। अच्छा नेहा जी, अब मैं बोलती हूँ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, जिस तरीके से जोड़ तोड़ हुआ, वो जनता ने देखा है। राजस्थान में जिस जोड़ तोड़ करके करने की कोशिश की गई, वो भी जनता ने देखा है। मुख्य मुद्दे क्या है वहाँ के और सरकार ने किस तरीके से काम किया, ये भी जनता ने देखा है। मुझे समझ हमारे मैनिफेस्टो रिलीज हुआ और आगे आने वाली जो सरकार आएगी वो भी जनता देखेगी। ये जोड़ तोड़ तेलंगाना में क्यों नहीं हो पाया? ये जोड़ तोड़ क्यों नहीं करने की कोशिश की? ठीक है, मैं प्रिया जी, मैं ऐसे नहीं करूँगा प्लीज, एक एक करके। अभी प्रिया जी बोल रही हैं, बहुत देर बाद, देखो वो बहुत शालीनता से कर रही हैं, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है प्रिया जी, जल्दी से। तेलंगाना में जोड़ तोड़ करने का मौका उस इंसान को मिलेगा जिसने यहाँ पे कुछ किया होगा। इससे पहले जब बीआरएस सरकार के आने से पहले यहाँ पे जो भी सरकारें रही थी, आज जनता वो बहुत अच्छे से समझ सकी है कि वो सरकारों ने यहाँ पे तेलंगाना के लिए किया। इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए चंद्रशेखर राव जी ने अब तक 14 साल का प्रयास करने के बाद हासिल किया। उसके बाद उस दिन से लेके आज तक तेलंगाना की जनता को हर तरह से वो एक बाप की तरह, एक प्रतिनिधि नहीं, एक सीएम नहीं, एक मुख्यमंत्री नहीं, एक बाप की तरह पूरी जनता के लिए अपने आप को उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है। उन्होंने तेलंगाना में ऐसे स्कीमों को लागू किया है वो पूरे विश्व भर में कहीं नहीं है। आज यहाँ से लोग सीख करके जाके दूसरे राज्यों में बोलते हैं। आज कांग्रेस दावा करती है तेलंगाना में हमारी सरकार बनने जा रही है। अरे इससे पहले भी आप ही की सरकार थी, आपने तेलंगाना में क्या किया था? आप जब हमने तेलंगाना हासिल किया था तो यही कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले एक ही बात बोलते थे, ये नया राज्य बना है और ये पीसफुल राज्य चलने वाला नहीं है, यहाँ पे दंगे शुरू हो जाएंगे, मारकाट शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि तेलंगाना राज्य को चलाने वाले केसीआर जी है और केसीआर जी की नीति जो है सबसे डिफरेंट नीति है। आज आने वाले समय में हम 100 से पार जा रहे हैं, ये हमारा दावा है। और कितना भी साम दाम दंड वेद कोई सी भी पार्टी तेलंगाना में आकर लगा ले, तेलंगाना में जनता को हिला नहीं सकती। चाहे और इसी बीच में कहीं भी ईडी सीबीआई आईटी ले आए, लेकिन ना तो यहाँ की जनता हिलने वाली है, ना ही यहाँ के मुख्यमंत्री हिलने वाले हैं। ये हमारा दावा है। शिल्पा जी, मैं विष्णुप्रिया करूँ उससे पहले जल्दी से शिल्पा जी, ये डर तेलंगाना में केसीआर को क्यों नहीं है जो डर कांग्रेस पार्टी को है? मैं बस ये कहना क्यों जोड़ तोड़ पे आप लोग अटके रहते हैं? आप जो अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, मैं अब ये बोलना चाहूंगी कि तेलंगाना में LLP चल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक मुख्यमंत्री के बेटे और बेटी और ये जो पूरे खानदान ने जिस तरीके से सत्ता को संभाल रखा है, इस LLP का जवाब जनता आपको आने वाले चुनाव में जरूर देगी। आपको कहा जाता है तो लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये टूटते हुए आप जरूर देखेंगी। लेकिन हाँ, आपके कॉन्फिडेंस को और आपके हौसले को सलाम मिला। आप बहुत अच्छे से जो बखान कर रही है, लेकिन सत्य तो ये है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चल रही है अभी तेलंगाना में। उसके 10 मिनट में जवाब दीजिए, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से। मैं बोलना चाहती हूँ मैडम इस बारे में कि आप जिस तरीके से केसीआर जी का और उनके बेटे के और उनके भतीजे के और परिवारवाद पर बात कर रही हैं, फिर कांग्रेस पार्टी में क्या है?
70 सालों से, पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अगर परिवारवाद नहीं है तो आपने बात परिवारवाद पे की है। अरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी आज जनता जनता बीजेपी की तरह अपना समय दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने घर को अपना घर नहीं माना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना को अपना घर माना है। यार बच्चे के जन्म से लेकर जिंदगी मुक्ति मुख्यमंत्री ने रखा है। पार्टी ऐसी है जिसमें बड़ा राजनीति होगा तो बेटा राजनीति में नहीं होगा। बताइए घबराने की जरूरत हम घबराने वाले नहीं है। घबराने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। हम तीसरी बार बनने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर घबरा रहे हैं तो राहुल गांधी जी घबरा रहे हैं, जो यहाँ आकर के 400 से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करके जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में क्या है, हम पेंशन देते हैं, इंक्रीज करके देने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास जाती है, आज उसमें राहुल गांधी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको इंक्रीज करनी थी तो आप इतने सालों से तेलंगाना पर राज कर रहे थे, क्यों नहीं किया? आप इतनी चलिए ठीक है आप लोगों ने बात रख ली है। ठीक है प्रिया, ठीक है शिल्पा जी, विष्णु प्रिया का मैं रुक कर लेती हूँ। विष्णु प्रिया, ये जो जातिगत आधार पर जनगणना की बात की जा रही है और आज भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सेकंड रुक जाइए ना। फुल कॉन्फिडेंस के ठीक है, ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा रह सकता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में? एक सेकंड, नहीं ऐसे जी आए, अमित शाह जी आए, यहाँ पे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, अदर कोई पार्टी आए, यहाँ कार दौड़ने वाली है जो दौड़ती रहेगी। चलिए देखते हैं, अभी वक्त थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा उसके लिए। विष्णुप्रिया, देखिए बहुत बड़ा बदलाव भी ये ला सकता है, क्योंकि जैसे कि राहुल गांधी जी ने बोला, ये बहुत दबाव डाल सकता है बीजेपी पे। और दूसरी चीज ये कि आप अभी देख ही रहे होंगे कि आपस में इतना लड़ाई हो जाती है किसी भी डिबेट में कि एट द एंड जनता की बात तो हो ही नहीं पाती है। तो मुझे लगता है कि आपस में लड़ने के बजाय सारी पार्टियों को, देखिए सत्ता में बीजेपी है, सवाल तो देखिए उन्हीं से होंगे। और दूसरी बात ये है कि आपस में दोषारोपण करने की बजाय जो अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको उसको सराहिए और बिल्कुल, और आप अपनी नीतियों में वो चीज लाइए। देखिए जनता भले ही बहुत भोली है लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। आप काम करेंगे, वो आपको चुन के वापस लेके आएगी। और आप सिर्फ आपस में लड़ेंगे, दोषारोपण करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी जगह किसी और को ही चुनेगी। और अगर आप जानते हैं कि आप ही सही हैं तो आप उसके लिए काम करिए। लड़ाइयों से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जातिगत जनगणना का प्रभाव आपको लगता है कि पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी, देखिए 2011 में जैसे कि आप बता रहे हैं जब कांग्रेस थी तब भी एसईसी हुआ था, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि 2014 में क्योंकि मोदी सरकार आ गई तो उन लोगों ने वो उसको बाहर नहीं किया। बट अब जब ये बिहार के साइड में जब ये चीज हो गई है तो उसका जितना प्रभाव पड़ रहा है तो अब ये होनी बहुत जरूरी है और इसका बहुत प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, सारी नीतियों पे भी पड़ेगा। अपूर्वा जी, देखिए आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम करवाएंगे जातिगत आधार पर जनगणना, लेकिन मोदी सरकार पर भी हम दबाव बनाएंगे ताकि जातिगत आधार पर जनगणना हो। पिछड़ों को जो पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक लाभ जिनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही, जो आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल सके उसका। देखिए नेहा जी, बोलने को क्या जाता है, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या वाली बात है। तो ये लोग कुछ भी वादे कर लें, आज तक 70 सालों से इन्होंने किया क्या है वादों के अलावा? तो ठीक है, इनको लगता है सुनेंगे हैंड रेज करिए, वापस नहीं आए। ठीक है, देखिए ये बीच में फिर बोलने लगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मतलब डिबेट की मर्यादा करिए ना, आपको भी मौका दिया जाएगा। हैंड रेज करिए, मैं मौका दूंगी आपको। देखिए आप जब बोल रही थी ना शिल्पा जी, अपूर्वा जी ने भी हैंड रेज किया था, अभी मैंने मौका दिया ना उनको, वो अपनी बात रखेंगे, फिर मैं आपको भी मौका दूंगी। हैंड रेज करिए, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे अच्छा से नहीं लगता ना, नहीं समझ पाएगी जनता क्या बोलना चाह रही है। मतलब सच में आज की डिबेट कोई देख ले तो शर्मसार हो जाएगी। क्या ऐसी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बीजेपी बात कर रही है? मतलब
हम सब सभ्य समाज की महिलाएं हैं, हमें उंगली आप हाथ रेस करिए, जिसको भी बात करनी हो अपने दिए गए समय में बात करें। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। RSS में जाकर सिखाइए। मुद्दे पे चलिए खैर जो भी है, ये तो खैर कांग्रेस की परिपाटी रही है, काम कम करो चिल्लाओ ज्यादा, तो खैर इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जहाँ तक बात ये है, अब नेहा जी मुझे बताइए, मुझे बोलना है या मैं इनको ही दे दूं सारा टाइम? नहीं, आप मुद्दे पे रहिए और जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस को हमेशा बरगलाने की थ्योरी रही है, आज भी वो बरगला ही रहे हैं। एक अपना एक जिसको कहते हैं ना नेट बना रहे हैं ट्रैप होने का, इसके अंदर वो स्वयं ही ट्रैप होंगे, उनको ये संज्ञान नहीं है शायद। और वैसे भी राहुल गांधी जी के वक्तव्यों का कोई ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ वो अभी भी 50 साल की उम्र में भी सबसे इमेच्योरिश अगर मैंने पॉलिटिशियन कोई देखे हैं तो मैंने उन्हीं को पाया है। ठीक है, तो मतलब एक बहुत अहम सवाल और जहाँ तक वो ये बात करते हैं, मैं कहती हूँ इकोनॉमिक पैरिटी के लिए उन्होंने जब 65 साल राज किया, उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। उनके पिताजी ने स्वयं ने इस चीज को माना था कि हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे मिलते हैं। उन्होंने इसके लिए क्या उपाय अपनाया था? ये बीजेपी की गवर्नमेंट ही थी जिसने आम आदमी का सोचा, जिसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 ही रुपया उस व्यक्ति को मिले, इसको देखा। EWS इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन के लिए अगर किसी ने रिजर्वेशन का नियम किया तो वो हमारी ही सरकार थी। क्या बातें कर रहे हैं, ये केवल बरगलाने वाली बात है। क्योंकि अगर इनको इकोनॉमिक पैरिटी के ऊपर काम करना होता तो 65 साल कम समय नहीं होता है, हमने तो 9 सालों में कर दिया। अगर ये इनको अगर लोगों की जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए और लोगों के रोजगार के लिए काम करना था तो 65 साल कम नहीं होते। ठीक है, चुनावों से आने पहले शिल्पा जी, अगर ये कहा जा रहा है कि देखिए हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे, ये कहा जा रहा है कि हम मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे। 2011 में भी तो जनगणना हुई, तो इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? नेहा जी, ये चुनावों के चलते नहीं हो रहा है, पहली बात तो स्पष्ट कर दी गई। 2011 में जनगणना हुई थी और कायदे से जनगणना 2021 में हुई थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह कहकर डाला कि साहब कोरोना है, इस वजह से हम जातिगत जनगणना नहीं करवा। 2011 की जनगणना की मैं बात करूं, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? हमारा आज भी यही कहना है कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने सुना होगा, कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ जनगणना होगी। उसका सिंपल सा एक कारण है कि वी बिलीव इन एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। वी आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। हम तो इस देश की जनता ने चुना है और इस देश की जनता की सेवा करना। मुझे बताइए 2011 की रिपोर्ट कहाँ, वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? कितने लोग पिछड़े आज याद क्यों आ रहा है जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए? जो आज भी सत्ता की कुर्सियों तक नहीं आ पाते हैं, जो आज भी सब कुछ होने के बावजूद कहीं पीछे रह जाते हैं, तो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो उन सबको आगे लाना, बीइंग इन द गवर्नेंस। 2011 की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट वी आर पुटिंग अ प्रेशर हम प्रधानमंत्री जी पर इसलिए डाल रहे हैं। नहीं, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? मुझे जवाब दीजिए ना, मुझे जवाब दीजिए ना शिल्पा जी। 2011 की जनगणना हुई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? नहीं, उसकी रिपोर्ट है नहीं, 2011 कहाँ रिपोर्ट है उसकी बताइए। मैडम यू सी इन द गैजेटियर ऑफ इंडिया 2011 द रिपोर्ट। उसकी रिपोर्ट शिल्पा जी सार्वजनिक नहीं हुई। आर वेरी मच फेयर। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई शिल्पा जी। उसमें त्रुटियां थी, उसमें गलतियां थी, ये हवाला कांग्रेस की तरफ से दिया गया। उसमें गलतियां थी, उसमें त्रुटियां थी, ये हवाला कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। विष्णुप्रिया जी, 2011 की रिपोर्ट मैं बता दे रही हूँ, अगर मैम शायद भूल रही है कि मैं बताती हूँ कि सुन लीजिए मैं बता रही हूँ आपको, नहीं हुई, सुन लीजिए। देखिए, मैं तो आपकी पार्टी से भी नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इन लोगों ने ये बोला था कि हमारी उस वक्त गठबंधन की सरकार थी, इसीलिए हमने वो रिपोर्ट नहीं ला पाया। और फिर इन्होंने बीजेपी भी डाल दिया था कि 2014 में जब बीजेपी आ गई तो वो उसी वक्त रिपोर्ट को बाहर कर देती, लेकिन बीजेपी ने भी वो नहीं किया। तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने ही रिपोर्ट गलतियां हुई थी, बिल्कुल बहानों को बहाने दिए थे। तो इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाना और ये कहना, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि गठबंधन की सरकार थी और उस रिपोर्ट में गलतियां थी। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि वो जो रिपोर्ट थी उसमें जो आदिवासी, दलित, ये जो महिलाएं थे और ओबीसी वाले, उस वक्त जो आंकड़े थे वो भी चौंका देने वाले थे। इसलिए 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिपीट हुई
तो हमने बार बार इस मांग को किया कि क्योंकि वो आंकड़े चौंका देने वाले थे, तो निश्चित रूप से कैसी बातें कर रहे हैं हो रही है आप के बीच में। ये तो अजीब ही बात हो गई ना कि हम तो नहीं करेंगे लेकिन सामने वाले पे दबाव बनाएंगे, ये कौन सी बात होती है? फिर अगर ये कहा जाए कि चुनावों से एंड पहले है तो फिर आप उसको डिनाई कर देती है। के लिए आ रहे हैं ना, गवर्नेंस के लिए आ रहे हैं, 3 साल का वक्त के लिए आ रहे हैं, जनता के भले के लिए आ रहे हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए आ रहे हैं, दलित, शोषित, वंचित, तो आप जब सत्ता में थे तो आपने अंतिम व्यक्ति के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचा, और अब आपको चुनाव से पहले क्यों याद आ रही है? गठबंधन और सिंगल पार्टी मेजोरिटी में होना बहुत अंतर होता है नेहा जी, ये तो आप भी समझते हैं। एक घर का चौका चूल्हा केवल मैं चलाऊं और एक घर के चौके चूल्हे में रियाजी भी हो, विष्णु रियाजी भी हो। आप नहीं चाहते हैं क्या कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो, वहां तक विकास पहुंचे? नहीं चाहते आप लोग? अपूर्वा जी अब सुनते हैं। नहीं, आपने जवाब दे दिया, ठीक है। गठबंधन की मजबूरियां होती है, लेकिन भारतीय जनता वादा मत करिए ना, तो वादा मत करिए ना। जब सरकार आई थी तब भी तो गठबंधन की थी, वादा मत करिए। जनता को बरकराने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा था बताइए? ठीक है, अपूर्वा जी कह रही है एक बार जल्दी से। म्यूट कर रखा है मैम, आपने अनम्यूट करिए प्लीज। अभी ठीक है? हाँ बताइए। ओके, देखिए क्योंकि ये फाइनल कमेंट है तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि ये सब आश्वस्त रहें। आप सबको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता आने के लिए एकदम उत्सुक है। देव उठनी 11 का मुहूर्त है। राजस्थान में क्या, मैं कहती हूँ सभी राज्यों के अंदर निश्चित रूप से कमल खिलेगा, परिवर्तन आएगा और जनता की जो है वो बात सुनी जाएगी। ठीक है, जनता की बात सुनी जाएगी या जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, ये दोनों वाकई देखने वाली बात होगी और जनता किसकी आवाज सुनती है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।